सर स्टडी के दौरान सर आपने भी कभी से फेलियर्स का सामना किया होगा, सर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर आजकल जो बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सर मान लीजिए उनका नहीं हो पाता तो अपना गोल चेंज कर लेते हैं, अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं। सर कई बार बच्चे बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं, सर क्या कहेंगे आप सर? कोई भी तैयारी में सक्सेस और फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है। जब मैंने मेडिकल में MBBS में ज्वाइन हुआ तो MBBS में फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर में 2 बार फेल हुआ, बैच से 6 महीने पीछे चला गया। जब आप फेलियर आता है तो आपको खुद के अंदर ढूंढना पड़ता है मोटिवेशन कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या कमियां रह गई थी। एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ सकते हैं कि क्या कमी मेरे अंदर रह गई थी, आप टीचर्स के पास जा सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जो कमियां जिसके कारण हम फेल हुए उसको हम दूर करें, अन्यथा दोबारा भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत ज़रूरी है कि हमने यदि बड़ा एम बनाया है लाइफ में तो हमें बड़ा एफर्ट भी करना पड़ेगा। कुछ लोग लक्की होते हैं, उन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ को समय लगता है। आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में टॉपर्स जो हैं कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, कुछ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट वाले भी होते हैं। लेकिन यदि हमने मन बना लिया है कि हमें वो अचीव करना है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम तैयारी को बीच में छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में एक सेंस ऑफ फेलियर आ जाता है। हमेशा हमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हमने वो तैयारी किया, हमें नहीं हुआ। कभी कभी हम तैयारी के बहुत नज़दीक होते हैं और हम जो है क्विट कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मॉक एग्ज़ाम दें, मॉक टेस्ट दें। हम जब रिजल्ट निकलता है तो हम देखें हम कितने नंबरों से छूटे हैं। उसके बाद उसको हम टॉपिक वाइज हम उसको एनालाइज करें क्वेश्चन पेपर को कि इस टॉपिक में हमने तैयारी की थी, इसमें कितने % मार्क्स आए, इस टॉपिक में। जब हम माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस चीज़ में हम कमज़ोर हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है हम ये देखें कि जो कमज़ोर वाला हमारा कड़ी है, क्या उसको सेल्फ स्टडी करके हम पूरा कर सकते हैं, या हमें कहीं गाइडेंस की आवश्यकता है, या हमें किसी की मेंटरशिप की आवश्यकता है। काफ़ी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है कि हमने आंसर राइटिंग देखें। MCQ एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि MCQ पैटर्न है कि सब्जेक्टिव पैटर्न है। पैटर्न भी इवॉल्व करता रहता है। लास्ट 2-3 साल के ट्रेंड्स को देखें और उससे आगे क्या हो सकता है उसको हम फोर्सी करने की कोशिश करें। अच्छा ग्रुप बना के तैयारी करें। 2-3 बच्चे यदि साथ में पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हम देखें कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हम कम करने की कोशिश करें। काफ़ी लोग मोबाइल के कारण, सोशल मीडिया के कारण, मूवीज़ के कारण, बाकी चीज़ों के कारण काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये भी देखें कि हम, क्योंकि तैयारी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो हम थोड़ा सा अपने परिवार से, थोड़ा सा रिलेटिव से थोड़ा दूर कटें और पढ़ाई में फोकस करें। हम छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि वीकली गोल्स बनाएं, मंथली गोल्स बनाएं, 3 मंथली गोल्स बनाएं, क्वार्टरली गोल्स बनाएं, और हम देखें कि हम उस गोल्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम करेक्टिव मैकेनिज्म अपना सेट नहीं करेंगे, निश्चित रूप से एग्ज़ाम कोई भी आसान नहीं होता। क्योंकि हमारे भाई बंधु सभी तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ 1000 सीट के लिए। तो अपने आप को मेंटली फोकस्ड रखें, मेंटली स्ट्रेंथेंड रखें, कभी भी निगेटिविटी को न सेट होने दें, कभी भी कुछ निगेटिव कदम ना उठाएं। यदि आपको लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाने के, यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों से डिस्कस करें, प्रोफेशनल हेल्प लें, घर वालों से बातचीत करें। बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रोसेस में काफ़ी बार हम अकेले हो जाते हैं। हमारा रिजल्ट ख़राब होता है तो हम किसी से बात नहीं करते, हमें लगता है वो हमारा मजाक उड़ाएगा, हम खुद ही बहुत चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से बात करते रहें, क्योंकि जब हम लोगों से बात करेंगे तभी हम कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और अच्छे टीचर्स से मिलें, अच्छे बच्चों से मिलें, जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहें, जो सक्सेसफुल रहे हैं उनसे बातचीत करें, उनकी क्यों सक्सेसफुल रहे हैं, उनके जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं पर्सनैलिटी के, उसको हम अपने अंदर लागू करने की कोशिश करें। और कभी भी निराश ना हो। यदि बिल्कुल आपको लगता है कि आप इस तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काफ़ी नंबरों से छूट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए दूसरा क्या सूट करता है। लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को बहुत क्षति हो। सर आफ्टर सिलेक्शन सर ट्रेनिंग कहाँ होती है सर IPS?
सर IPS ट्रेनिंग कहाँ पर होती है सर, प्लीज़ बताइए सर। हाँ, यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद फाउंडेशन कोर्स जो है IAS IPS फॉरेन सर्विस का एक साथ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है 3.5 महीने की। वो 3.5 महीने कॉमन ट्रेनिंग के बाद भारतीय पुलिस सेवा की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। देश की सबसे अच्छी ट्रेनिंग कह सकते हैं जो होती है वो हैदराबाद में होती है। वहाँ पे ऑफिसर्स को आउटडोर ट्रेनिंग इंडोर ट्रेनिंग दोनों कराई जाती है। एक रिगरस ट्रेनिंग होती है आउटडोर ट्रेनिंग में, हॉर्स राइडिंग से लेकर जंप, बंजी जंपिंग, रस्सा खींच, फिजिकल दौड़ भाग, फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। वहाँ पे योगा कराया जाता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट कराया जाता है। और वैसे ही जब इंडोर ट्रेनिंग होती है तो उसमें कानून के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, स्पेशल लॉज के बारे में, पुलिस लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। आप कह सकते हैं कि टोटल 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। 10 महीने की ट्रेनिंग में एक साधारण से नागरिक को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तैयार किया जाता है। और काफ़ी ग्रिलिंग ट्रेनिंग होती है जिसमें कि फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट दोनों को ट्रेन किया जाता है। और यही कारण है कि अधिकारी निकलकर फील्ड में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो फॉरसी कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं और जनता की अपेक्षाओं में खरे उतर पाते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर एक लालसा है देश के लिए काम करने की, वो इस ट्रेनिंग को अच्छी तरह कंप्लीट कर पाता है। और भारत सरकार ने काफ़ी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया है जिससे फ़ायदा उठाकर एक नागरिक जो है एक पुलिस ऑफिसर बनकर निकलता है। ओके सर। सर SP या सर कोई भी ऑफिसर पोस्ट होल्ड करने के लिए सर व्यक्ति में सर कैसा माइंडसेट होना चाहिए सर? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइंडसेट 24/7 काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। आदमी यदि अधिकारी खुद ही कंप्लेंट करता रहेगा कि मैं इतना काम से दबा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो पुलिस के जो नीचे जो पुलिस पर्सनल हैं वो एक SP को ये लीडर देखते हैं, वो अपनी समस्याएं लेके SP के पास आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि SP जो है अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत रखे और लोगों के लिए और अपने पुलिस पर्सनल्स के लिए काम कर पाए। छुट्टियां कम रहती हैं, जब भी कोई त्यौहार रहता है तो पुलिस जो है वो काम में रहती है। ये हमारा टाइप ऑफ वर्क है। इससे हर आदमी को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पुलिस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कभी भी अचानक काम आ जाता है। आप अभी आराम कर रहे हैं, अचानक कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। यदि हम कुछ मिनट भी बर्बाद करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों की जान चली जाए, क्योंकि क्रिमिनल्स 24/7 एक्टिव रहते हैं, इसलिए पुलिस को भी 24/7 एक्टिव रहने की आवश्यकता पड़ती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़रूरी है पुलिस को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। जनता जो है वो पुलिस की आंख और कान होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जनता के साथ लगातार संपर्क में रहें, जिससे कि जनता कोई भी गलत चीज़ देखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस फोर्स को दे। तो जितना ज़्यादा हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे उतनी अच्छी पुलिसिंग होगी। 21वीं सदी में बहुत ज़रूरी है कि जनता के साथ पुलिस का संवाद अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, मित्रवत व्यवहार हो, जिससे कि जनता और पुलिस के बीच में जो है ट्रस्ट बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े और गाड़ी के 2 चक्के की तरह जनता और पुलिस जो है वो काम कर पाए। सर आज तक का सर सबसे चैलेंजिंग केस सर आपकी लाइफ में क्या रहा है और सर आपने इसको कैसे हैंडल किया है? 1 साल पहले दिवाली से जस्ट पहले दिन दहाड़े एक ज्वेलर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे व्यापारियों के अंदर काफ़ी डर बैठ गया था। गोली मारने के बाद कोई भी क्लूज नहीं थे, लेकिन पुलिसिंग में मैंने देखा है कि जितना क्राइसिस हो उतना कूल हेड होने की आवश्यकता है, क्योंकि एज ए लीडर यदि आप पैनिक कर जाएंगे तो नीचे भी लोग पैनिक हो जाएंगे। कभी नीचे में वालों की घटना के बाद तुरंत कमी नहीं निकालना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों ने 50 पुलिसकर्मी की टीम बनाकर 2 दिन तक लगातार हम लगे रहे और तब इंटर स्टेट गैंग को हम लोगों ने बनारस से और
बिहार पटना से पकड़ने में हम 4 लोगों को कामयाब रहे। एक जो पकड़ाया वो पहले भी हत्या के आरोप में जो है जेल से फरार हो रखा था, बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल था, उसके ऊपर 50,000 का इनाम तक घोषित था। निश्चित रूप से यदि पुलिस एक टीम के रूप में काम करे, हम क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई फिजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंस को छोड़ता है, हम ध्यान से एविडेंस को कलेक्शन करें। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान है। टॉल की भी जानकारी मिलती है, सीसीटीवी की जानकारी मिलती है, गाड़ियों की ट्रैकिंग होती है, मोबाइल ट्रैकिंग होता है। तो तकनीकी और ह्यूमन आसूचना के आधार पर किसी भी केस को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन दबाव में आके हमें बेगुनाह लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए, सही व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। आज यदि एक खूंखार क्रिमिनल को हमने नहीं पकड़ पाए तो हो सकता है वो उससे और बड़ा अपराध करे। एक बार हम उसको पकड़ेंगे तो उससे बाकी क्रिमिनलों के अंदर भी एक डर आएगा। और ज़रूरी है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और जनता को बताएं कि कैसे अपराध हुआ, कैसे इसको सॉल्व किया गया, जिससे कि जनता भी आगे अपराध से बचने के लिए कमर कस सकती है। सर नक्सलवादी हैं सर अभी, सर आपका सर कभी किसी नक्सलवादी से आपकी मुठभेड़ हुई है सर? मैं अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में 6 वर्षों तक मैंने अपनी सेवाएं दी। 2016 से लेकर 2022 तक कई बार नक्सलियों से आमना सामना हुआ। एक घटना जो मुझे मेरे मेमोरी में इम्प्रिंटेड है, ये 17 मार्च 2017 की घटना है। दंतेवाड़ा के अति संवेदनशील नक्सल पुलिस थाना अरणपुर में 6 घंटे तक नक्सलियों और पुलिस के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें 5 माओवादी मारे गए, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें एक माओवादी भी घायल हुआ। मुझे लोगों ने कहा सर ये तो हमारे लोगों की हत्या कर रहा था, इसको हमें न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो घायल था और मदद मांग रहा था, तो एक डॉक्टरी पेशे के कारण भी और एक वो हमारा नागरिक है, उसको हमने रेस्क्यू किया। और जिस एम्बुलेंस में 3 पुलिसकर्मी को हम जिला अस्पताल भेजे, उसी से हमने उसको भेजा। उससे उसकी जान बची और जान बचने के बाद वो 3 साल कारावास काटने के बाद जब वो छूट के आया, तो जब मेरी पोस्टिंग आ रही थी तो वो सपरिवार मेरे से मिलने के लिए आया। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि माओवादी भी जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो देश के ही नागरिक हैं। कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश होके वो विचारधारा में चले गए हैं। उसी के बाद मैंने एक लोन वराटू अभियान लॉन्च किया, घर वापसी, जिसमें 1 साल के अंदर 600 से ज़्यादा माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें 150 से ज़्यादा इनामी माओवादी थे। तो बहुत ज़रूरी है कि माओवादी जो सुधरना चाहते हैं उनको आत्मसमर्पण का मौका दें। जो हम पे गोली चला रहे हैं उसका गोली का जवाब गोली से दिया जाए।